ओम शांति। संतुष्टता और साहस ये योगी के दो विशेष गुण माने जाते हैं। हम अभी जो गीत सुन रहे थे प्यारे बाबा की याद में, उसमें योगी की विशेषताओं का ही सारा वर्णन था। जहां तक संतुष्टता का सवाल है, प्यारे बाबा ने हमें कई बार वाणियों में इस विषय को स्पष्ट भी किया है, और इस सीजन में भी बाबा ने एक संतुष्टता के ऊपर मुरली चलाई थी। गुणों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि साहस सर्वगुणों का राजा कहलाता है। करेज इज द किंग ऑफ ऑल द क्वालिटीज एंड कंटेंटमेंट इज द क्वीन ऑफ ऑल द क्वालिटीज। और संतुष्टता सर्वगुणों की रानी कहलाती है। बाबा ने यह भी इस वाणी में कहा कि जहां संतुष्टता है वहां सभी गुण अपने आप आ जाते हैं। हम देखते हैं अपनी आदरणीय दादियों को, वरिष्ठ बहनों को, भाइयों को, किस प्रकार वो संतुष्ट मणियां बनकर सर्व को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और जब हम स्वयं संतुष्ट रहते हैं, परिवार को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो बाबा तो स्वतः ही हमसे संतुष्ट हो ही जाता है। संतुष्टता के बारे में बाबा ने कहा कि 4 विशेषताएं होनी चाहिए उस आत्मा में जो संतुष्ट आत्मा कहलाती है। पहला शब्द बाबा ने यूज किया कि साक्षी, दूसरा था प्राप्ति, तीसरा प्रगति और चौथा साथी। जब हम साक्षी अवस्था में रह करके कोई कार्य करते हैं और प्यारे बाबा को साथी के रूप में साथ रखते हैं। वैसे तो बाबा ने इस बार जो लेटेस्ट वाणी चलाई तो बाबा ने पूछा कि आपसे कोई पूछे भगवान कहाँ रहता है, क्या उत्तर देंगे? कहाँ रहता है भगवान? हमारे दिल में, हम बच्चों के दिल में हमारे साथ सदा रहता है बाबा। तो जिन बच्चों के दिल में भगवान रहता हो, जिनका साथी स्वयं भगवान हो, उससे बड़ा तो कोई भाग्य हो ही नहीं सकता। उसका कोई आंधी और तूफान कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, और साहस उसके जीवन में स्वतः ही आ जाता है। तो संतुष्टता के लिए एक तो साक्षी अवस्था, यानी आत्मिक स्मृति में रह करके जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो साक्षी होके किसी भी सर्कमस्टांस को हम देख सकते हैं। इट इज सेड इन मैनेजमेंट दैट ऑल इवेंट्स आर न्यूट्रल, इट इज योर रिएक्शन विच एड्स लाइफ इनटू इट। कोई भी घटना हो वो इसका न्यूट्रल प्रभाव होता है, हम उसको कैसा रिएक्शन देते हैं वैसा ही वो घटना हमको दिखाई देती है। जैसे सबसे बड़ी दुर्घटना मृत्यु की होती है। कोई दुर्घटना घटित हो और उसमें हमारे अपने माता पिता, बहन भाई, बंधु सखा की डेथ हो जाए तो हम लोग कैसा रिएक्शन देते हैं, कैसा हम पर प्रभाव पड़ता है। और रोज हम अखबार में पढ़ते हैं, रोज ही एक्सीडेंट होते हैं, रोज ही लोग मरते रहते हैं, तब हमें कैसा प्रभाव पड़ता है तो एक ही घटना मौत की ही है और हर रोज होती ही रहती है। लेकिन किसी और की है तो हम हल्के फुल्के ले लेते हैं, और अगर अपना कोई संबंधी हो तो वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो जो संतुष्ट आत्मा है, जो साक्षी होकर के स्थिति को देखती है, उसको मौत तो वैसे भी मौत के रूप में दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब हम सबको आत्मा के रूप में देखते हैं तो आत्मा मर सकती है क्या? मरती है आत्मा? जब मरती नहीं है तो फिर दुख कैसा? और यही आधार हमारे साहस का भी बन जाता है। दूसरा जो संतुष्ट आत्मा होती है वो प्राप्ति के आधार पर संतुष्ट होती है। हमें प्यारे बाबा से सर्व प्राप्तियां मिली हैं और बेहद की अविनाशी प्राप्तियां मिली हैं, इसलिए भी हम संतुष्ट रह सकते हैं। उन प्राप्तियों को हम अपने मन ही मन स्मरण करते रहें तो आप सदा संतुष्ट रहना बहुत सहज हो जाता है। फिर तीसरी बात बाबा ने की प्रगति। जो संतुष्ट आत्मा होती है वो हमेशा अपने जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर रहती है। कोई भी फील्ड हो, चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, दोनों में वो प्रगति करता जाता है।
ये भी उसकी संतुष्टता का एक आधार बन जाता। और साहस के बारे में तो बहुत सी परिभाषाएं हैं वैसे साहस की, लेकिन सर विंस्टन चर्चिल की एक बड़ी मिसाल मानी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने इंग्लैंड पर अटैक किया था तो बहुत भयंकर अटैक था। उस जमाने में, आजकल तो बहुत हवाई जहाज हमको चारों तरफ देखने को मिलते हैं, उस जमाने में हवाई जहाज बहुत विरले ही हुआ करते थे। 300 हवाई जहाज एक साथ जर्मनी से टेक ऑफ करते थे और इंग्लैंड पर अटैक करते थे। लेकिन उस व्यक्ति में इतना साहस था कि उसने कभी हार नहीं मानी, और उसके साहस की वजह से ही वो अंत में विजयी भी हुआ। 300 हवाई जहाज अगर एक साथ बम से भरे हुए आए और अटैक करें तो क्या हाल होता है आप सोच सकते हैं। इट इज समथिंग लाइक ए कारपेट बम्बिंग वी कॉल इट। जैसे दरियां बिछी हुई है ना, ये ऐसे बम्बार्डमेंट करते हैं कि एक के पीछे एक जहाज आता जाता है, और जैसे दरी की तरह बम बिछा दिए जाते हैं जिसमें से कोई बच नहीं सकता। उसके बावजूद भी उन्होंने विजय प्राप्त की। तो सर विंस्टन चर्चिल कहते थे, करेज इज ए क्वालिटी विच गारंटीज ऑल। साहस एक ऐसा गुण है जो हर एक को हर प्राप्ति की गारंटी करता है। राजा वो होता है जो गारंटी दे सके। जैसे बाबा हमें गारंटी देते हैं ना कि बच्चे 21 जन्मों की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। पूरे 21 जन्म सुख शांति समृद्धि की गारंटी कोई इंसान तो एक जन्म के लिए भी नहीं दे सकता है, और बाबा हमको 21 जन्म की गारंटी देता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान है। और सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। वैसे ऐसा कहा जाता है कोई भयंकर परिस्थिति हो तो आदमी का स्वाभाविक संस्कार उसको देखकर भागने का होता है। जंगल में एक बार 2 मित्र जा रहे थे और दोनों ने जंगल बूट्स बड़े बड़े पहने हुए थे। इतने में शेर के गुर्राने की आवाज आई। शेर गरजा कहीं, और जंगल के पीछे से जैसे गरजने की आवाज आई तो उनमें से एक भाई ने, आमतौर पर तो ठीक है आवाज आई तो भागना शुरू करो, लेकिन अगर उसकी ट्रेनिंग ढंग से हुई हो तो वो परिस्थिति को फेस करने का अच्छा रास्ता भी निकाल सकता है। उसने अपना थैला खोला, जंगल बूट्स निकाले और रनिंग शूज पहन लिए। उसका साथी कहता है कि क्या तुम ऐसा समझते हो कि रनिंग शूज पहन के तुम शेर से तेज भाग लोगे? क्या जवाब दिया होगा उसने? सोचिए, जंगल में आप जा रहे हैं, 2 साथी हैं, शेर के गरजने की आवाज आती है और एक आदमी बड़े आराम से अपने जंगल बूट्स को चेंज करके रनिंग शूज पहन रहा है। दूसरा साथी पूछ रहा है कि क्या तू रनिंग शूज पहनकर शेर से तेज भागेगा? क्या बोला होगा वो? जी, दैट्स इट। सब बुद्धिमान बैठे हुए हैं बाबा के बच्चे। कहता है शेर से तेज भागूं या ना भागूं, तुमसे तो तेज डेफिनेटली भाग लूंगा। समझ आई आपको कि तुमसे तो मैं तेज भाग लूंगा, इसलिए मेरी सेफ्टी तो इंश्योर्ड है, तेरा भगवान मालिक। तो जो व्यक्ति को कुछ पॉजिटिव ट्रेनिंग दी गई जाती है वो कोई ना कोई युक्ति निकालता है अपने बचाव की और सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करता है। और हम बच्चों को तो बाबा ने ऐसी युक्तियां दी हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है संसार में। जैसे हमारी दादी जानकी जी हैं, अब आप सोचिए 90 वर्ष की आयु में उनको चीफ बनाया गया। है कभी ऐसी मिसाल संसार में, इतिहास में कहीं आपने देखा? 60 साल की उम्र में सरकार रिटायर कर देती है। साइंटिस्ट हो तो 65 साल की उम्र में, राष्ट्रपति बन जाए तो 80-85 साल की उम्र में प्रधानमंत्री भी बन जाए। इससे आगे तो अटल जी भी नहीं चले, जो कि कुमार थे, शरीर से बुद्धि से बहुत प्रखर रहे, देश का बहुत अच्छा लीडिंग रोल उन्होंने अदा किया। लेकिन हमारे यहां हमारी दादी जब 90 वर्ष की हुई तो उसको चीफ बनाया गया, और कैसे उड़ते फरिश्ते की तरह वो चलती है। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती हैं कि सभा में बैठी हुई, जिस दिन मैं ब्रह्मा कुमारी बनी पहली दिन मुझे जो पहली प्राप्ति हुई, मेरा मौत का भय समाप्त हो गया। जब मैं आत्मा बन गई, अविनाशी आत्मा, तो मौत का भय कैसा? और आज वो प्रूव करके दिखा रही है। हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा की मिसाल तो दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल है, लेकिन उसने उनकी एज को भी क्रॉस कर लिया
और अभी भी फरिश्ते की तरह उड़ती रहती है। तो ऐसी हमारी वर्तमान चीफ है। और जिस चीफ की यादगार बाहर है प्रकाश स्तंभ, वो दादी कैसी थी? अगर साहस का कोई नमूना देखना हो तो दादी प्रकाशमणि को देखने का बेस्ट सैंपल मैंने जो जीवन में देखा है। आई हैव नेवर सीन सच ए पावरफुल लेडी इन माई लाइफ, नेवर। मैं तो फौज में रहा हूं, बड़े बड़े जनरल्स के साथ में, जनरल मानेकशॉ के साथ भी काम करने का हमको अवसर मिला, जो हमारे देश का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, फील्ड मार्शल बन गया वो। लेकिन दादी प्रकाशमणि जैसा साहसी व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। कैसी भी परिस्थिति हो, दादी की चेहरे की मुस्कान को कोई हिला नहीं सकता। ब्लिसफुल जिसे कह देते हैं, ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस। आनंद का सागर कहते हैं हम भगवान को, और किसी ने आनंद के सागर का स्वरूप देखना हो तो दादी प्रकाशमणि को देखे, सदा ही आनंदित। जैसे सुख का दुख होता है उल्टा, दिन का रात होता है, आनंद का उल्टा कोई शब्द होता है? किसी ने पढ़ा है? पढ़ा किसी ने? होता ही नहीं। इसलिए भगवान को आनंद का सागर कहा जाता है। सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान सबसे परे, ऐसी स्थिति मेंटेन हमेशा दादी जी को हमने देखा करते हुए। और कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी सहजता से वो उनको पार कर लेती थी, ये देखते ही बनता था। क्विक, करेक्ट, वाइज एंड विनिंग डिसीजंस लेने का काम होता है एक मिलिट्री ऑफिसर का। और आर्मी के जनरल्स कहते हैं, मुझे याद है अपनी 71 वॉर की बात, जब 1971 की लड़ाई लगनी थी तो हम नए नए एयरफोर्स में यंग ऑफिसर थे। हमने सोचा अब लड़ाई लगने वाली है। फिर एक दिन अचानक रात को शुरू हो गई, तो हमने सोचा अब जाएंगे तो ऑफिस में स्टेशन कमांडर साहब बिठाएंगे और खूब लंबा भाषण होगा, ये करना वो करना, ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं हैरान हुआ जाकर देखकर, जैसे लड़ाई लगी एक मीटिंग बुलाई गई, सभी ऑफिसर्स को इकट्ठा किया गया और हमारे स्टेशन कमांडर ने 1 मिनट का मीटिंग लिया। जेंटलमैन, द लॉन्ग अवेटेड मोमेंट हैज कम। वो क्षण आ गया है जिसके हम इंतजार कर रहे थे, जैसे कोई बड़ा खुशी का क्षण आ गया हो। इन द वॉर इट इज सेड दैट इफ यू टेक क्विक, करेक्ट, wise and winning decisions, thou shall win the war. It's very important to take quick decisions. It's very important बोला कि आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं, even if 50% of them are correct, thou shall win the war. जो क्विक डिसीजंस ले सकता है वो लड़ाई में हमेशा विजेता होता है। और सचमुच उस 1 मिनट की ब्रीफिंग ने हमें इतनी जान फूंक दी कि हम लोग एकदम दिन रात काम करते थे, 4-4 दिन 4-4 रात सोए ही नहीं, लगातार ड्यूटी में करते रहते थे और कोई थकावट महसूस नहीं होती थी। दादी को मैंने देखा क्विक डिसीजंस कैसे लिए जाते। मेरे अपने जीवन की मिसाल मैं आपको थोड़ी सुनाता हूं। जब मुझे समर्पित होना था तो दीदी हमारी दिल्ली जोन की इंचार्ज थी उस समय, उनसे परमिशन मिली थी और दीदी ने कहा कि अब दादी को जरूर बता देना जब एप्लीकेशन डालो आप एयरफोर्स की सर्विस से रिलीज लेने के लिए। जब एप्लीकेशन डालनी थी जिस दिन, उस दिन मंडे को डालनी थी और सैटरडे को मैंने सोचा मैं माउंट आबू फटाफट चला जाता हूं, इतवार को जाके दादी को मिलके और सोमवार सुबह आकर के एप्लीकेशन डाल दूंगा। तो मैंने फोन किया माउंट आबू में, मालूम पड़ा कि दादी तो इतवार को वहां नहीं है, दादी मोदी नगर में आ रही है। तो मैं सोचा मोदी नगर तो बहुत पास है, मैं आगरा में था और मैं सुबह आगरा से चला, मगर मोदी नगर इतना नजदीक नहीं था जितना मैंने सोचा था, मैं कभी उस रूट पे गया नहीं था। शाम को करीब 6 बजे, 5:45 बजे के बीच में मैं मोदी नगर पहुंचा। मालूम पड़ा कि दादी स्टेज पर जाकर बैठ चुकी हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे दादी प्रकाशमणि जी की, कि आर्मी के जनरल्स की तरह कैसे क्विक और बोल्ड डिसीजंस दादी ले सकती हैं। दादी मंच पर बैठी थी और मैं घड़ी देख रहा था और मुझे 6:30 बजे किसी भी हालत में मोदी नगर छोड़ना था, क्योंकि लास्ट बस 6:45 बजे थी और एयरफोर्स में आप एब्सेंट तो हो ही नहीं सकते और रात भर सफर करके मुझे सुबह ड्यूटी पर पहुंचना था। तो मैंने किसी को बोला कि देखो दादी तो 7:30 से पहले स्टेज से उठेगी नहीं, इसलिए आपको कोई बात करनी है तो आप स्टेज पे जाके कर लीजिए। मुझे अपने जीवन के समर्पण का निर्णय लेना है दादी से। और दादी मंच पर बैठी हुई है और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा,
जाके पहुंचा कोने में तो भाई साहब बैठे हुए थे, नवैर भाई साहब विदेश से लौटे थे, तो उन्होंने समझा कि मुझे मिलने के लिए आया है, तो थोड़ी उनसे बात शुरू हुई 2-3 मिनट। फिर मैं उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं तो इस काम के लिए आया हूं। तो इसे क्या स्टेज पर बैठा बैठा निर्णय लेगा अपने जीवन के समर्पण का? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास समय 5-10 मिनट ही बाकी है तो कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन सामने से जाके तो ये बात हो नहीं सकती। मैंने कहा वही मैं सब चाह रहा हूं कि सामने जाकर ऐसी चर्चा तो कर नहीं सकते, पीछे से कैसे जाया जाए? तो कहने लगे तुम तो फौजी अफसर हो, क्रॉलिंग जानते हो? क्रॉलिंग क्रॉलिंग का मतलब होता है अपनी कोनियों पर चल के हम लोग जमीन पर चलते हैं। जब लड़ाई होती है कहीं तो रात के समय दुश्मन के एरिया में जा रहे हो तो क्रॉलिंग करके जा सकते हैं कि आप खड़े होंगे तो दिखाई दे जाएंगे। आई फिजिकली क्रॉल्ड बिहाइंड द स्टेज एंड वेंट टू दादी। अब यहां दादी बैठी हैं, स्टेज सजी हुई है, कोई पीछे से क्रॉलिंग करता हुआ आए, आप सोच सकते हैं उसकी क्या हालत होगी। और नीचे से मैंने जाके दादी कुर्सी पे ऐसे ऐसे किया तो दादी ऐसे नीचे देखती है, अशोक तुम यहां नीचे, क्या बात है? मैंने कहा दादी ऐसा है, दीदी ने कहा था कि एप्लीकेशन डालने से पहले आपकी अनुमति लेनी है और मुझे एयरफोर्स छोड़ने की एप्लीकेशन डालनी है कि समर्पित होना है। तो ऐसे एक दादी देखती है प्यार से और मुस्कुराती है कि अपने जीवन के समर्पण का निर्णय लेने ऐसे आया करते हैं। मैंने कहा दादी अब 2-3 मिनट बाकी है, मेरी बस जाने वाली है, अब जल्दी बोलिए। बड़े प्यार से दादी मुस्कुराती हुई इशारा किया, हाँ भले डाल दो। आप सोचिए किसी के जीवन का निर्णय लेना है और आप स्टेज पर बैठे और नीचे से कोई क्रॉलिंग करता हुआ आए तो पहले तो बहुत इरिटेशन हो जाती है आदमी को। दादी कोई इरिटेशन नहीं, आपने एक रस अवस्था मुस्कुराते हुए सुना और एक क्षण में निर्णय दे दिया। इतना क्विक डिसीजन लेने वाला मैं नहीं समझता कभी आज तो कोई फौज में अफसर भी हुआ होगा। क्विक, करेक्ट, वाइज एंड विनिंग डिसीजंस। मुझे मालूम है दादी हमारे ओम शांति भवन में क्लास कराने जाती थी और जब लौटते हुए पांडव भवन आती थी तो रास्ते में बहुत सारे मधुबन निवासियों की लाइन लगी होती थी। एक एक करके कोई लोग आवश्यक कार्य से दादी के पास जाते थे। किसी ने शॉपिंग करने जाना है, किसी ने छुट्टी लेनी है, किसी ने कहीं जाना है। वैसे दादी का लाइफ बहुत बिजी होता है तो वो टाइम सब फ्री समझते थे। वॉक करते ओम शांति भवन से पांडव भवन में आते आते 5 मिनट में कम से कम 10-12 लोग दादी से अपने कार्य की चर्चा भी कर लेते थे और निर्णय भी ले लेते थे। ऐसी क्विक डिसीजंस लेने वाली उस आत्मा ने हमारी संस्था को कहां पहुंचाया आप सब जानते हैं। मैं समझता हूं करीब 200 ब्रांचेस थी जब 1969 में दादी चीफ बनी और जब दादी ने शरीर छोड़ा तो 200 की कितनी ब्रांचेस हो गई? 8000 ब्रांचेस, 8000 ब्रांचेस। और वो भी सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर 130 देशों में। Nobody has ever expanded an organization at that speed. No one can do that. Of course, बाबा का कार्य है, बाबा ही करवाता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन निमित्त पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कोई भी प्रोजेक्ट नया होगा, दादी पहला सवाल पूछे कौन निमित्त बनेगा इसका? अगर निमित्त ठीक है तो वो कार्य निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। इसलिए निमित्त की भी अपनी वैल्यू होती है। शिव बाबा तो भगवान है, हम सब जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा जैसा रथ नहीं मिलता था तो, और दादियों जैसे बच्चे बाबा को मिले और आज बाबा का कार्य कितनी फास्ट गति से हो रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता इस संसार में। एक छोटी सी घटना दादी की हिम्मत की सुनाता हूं, फिर मैं दादी की लीडरशिप क्वालिटीज की थोड़ी बात करूंगा। एक बार दादी अपने इसी शांतिवन के बाथरूम में स्नान पर थी। ऐसी पर्सनल लाइफ की बात कोई नहीं आपको सुनाएगा, मैं आपको सुना रहा हूं। मधुबन निवासी हैं हम, दादियों के साथ बहुत फ्रीली पालना में रहते हैं। और जो टॉयलेट था, जो इंग्लिश टॉयलेट होता है, उसमें कहीं पीछे से एक बहुत बड़ा नाग सांप 5-6 फुट लंबा, वो कहीं नाली में से टॉयलेट में आ गया, पॉट में, और दादी बैठी हैं ऊपर। दादी को कुछ सरसराहट सी महसूस हुई, दादी ने उठकर देखा। आप सोचिए आप कहीं बैठे हो टॉयलेट में और आपके टॉयलेट में 6 फुट लंबा सांप आ जाए, आपकी क्या हालत होगी? क्या करेंगे आप? कूद के भागेंगे और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दादी बिल्कुल स्टेडियम से आराम से उठी, दादी ने स्नान किया, स्नान करके बाहर आई, गोपाल भाई को बुलाया, गोपाल देखो
उसमें सांप आ गया, उसको बाहर निकालो। मतलब वीवर घास जैसे वो आराम से सुना रही थी। उन्होंने कहा, दादी अगर काट लेता तो आप डरे नहीं? दादी बड़े प्यार से देखती है, ये डरना वरना दादी ने सीखा नहीं जिंदगी में, डरना तो दादी को आता ही नहीं। आप सोचिए एक बड़ा नाग है, ऑफ कोर्स वो नीचे से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा, फिसलता है, बिकॉज इट इज स्लिपरी, दैट्स व्हाई ही कुडंट कम आउट। लेकिन है तो नाग ही होता है। देख करके आदमी क्या हाल होता है। और दादी आराम से को देखती रही और नहाई यार मजे से। मैंने कहा, दादी आपको डर नहीं लगा? कि डर क्या लगना, मैं देखती रही, बेचारा ऊपर तो चढ़ ही नहीं पा रहा, फिसल रहा है बार बार नीचे, क्या कर सकता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बहुत गहरे इंपैक्ट छोड़ जाती हैं आपके जीवन के ऊपर। और ये छोटी छोटी बातें ही बड़े लोग उन्हीं को कहा जाता है जो छोटे छोटे काम बहुत बड़े तरीके से करते हैं। बड़े बड़े काम नहीं होते हैं कभी, काम तो छोटे ही होते हैं। बट बिग पीपल आर दोज हु डू स्मॉल थिंग्स इन अ बिग मैनर, दे बिकम बिग। अब मैं दादी की जनरल लीडरशिप क्वालिटीज की बात आपको थोड़ी सुनाता हूं कि साहसी व्यक्ति कैसा होता है। हमारा जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, ज्ञान सरोवर देखा है? किसने देखा है? जरा हाथ उठाएं। ज्ञान सरोवर किसने देखा है? बहुत सुंदर, स्वर्ग का मॉडल लगता है। जो समझते हैं ज्ञान सरोवर स्वर्ग का मॉडल है वो हाथ उठाएं। देखें, जिन्होंने देखा पता लग जाएगा। एक्चुअल स्वर्ग का मॉडल अभी इस धरती पर कोई है इस समय तो हमारे पास ज्ञान सरोवर है। हमारी नई एडिशन मनमोहिनी वन जो हमारा बना है वो भी वैसा ही लगता है। बहुत शांत, शालीन, सुंदर वातावरण। और ऐसा हिली बैकग्राउंड में कोई बिल्डिंग अगर बनती है तो उसका सौंदर्य नेचुरल अच्छा होता है। ज्ञान सरोवर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका निर्माण था। उसकी फाउंडेशन स्टोन पर हमारे गवर्नर साहब डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी आए थे। और डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने आकर के फाउंडेशन स्टोन लगाया। उन दिनों राजस्थान सरकार में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, इसलिए 4 बीजेपी की सरकारों को हटा दिया गया था। और चन्ना रेड्डी साहब खुद प्रेसिडेंशियल रूल में गवर्नर का राज्य होता है। वैसे भी वो सीएम रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर रहा था, अपना पॉलिटिकल एहसास उसको अपना था, ही गुरूर था उसे। तो उसने कहा कि देखो, मैं इस ज्ञान सरोवर के प्रोजेक्ट में फाउंडेशन स्टोन ले करने आया हूं, इसलिए अपने गवर्नर के फंड से 5 लाख रुपया डोनेशन अनाउंस करता हूं। हम लोग डोनेशन लेते हैं? डोनेशन लेने का तो नियम ही नहीं है अपने पास, क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया है अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। बाबा के जो बच्चे हैं, जो ज्ञान योग सीखे हुए हैं, वही बाबा के कार्य में सहयोग दे सकते हैं। उन दिनों ये रूल्स बहुत टाइट थे। तो गवर्नर साहब गए, बहुत टफ टाइप ऑफ व्यक्ति था वो, और उसने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि 5 लाख रुपया इनको इश्यू कर दिया जाए, कल शाम तक हो जाना चाहिए। शाम तक कोई गवर्नर के सेक्रेटरी के पास पहुंचा ही नहीं। उसने शाम को फोन किया, पहुंचे हम, बसीन साहब उनका नाम था, कि देखो अशोक भाई, कल से गवर्नर साहब ने अनाउंसमेंट किया, सुबह से मुझे 4 बार बुला के वो झाड़ चुके हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं चेक इश्यू करूं तो किसके नाम से करूं, आप एक एप्लीकेशन दीजिए ना। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो डोनेशन ली नहीं जाती, और सरकारी डोनेशन हम कैसे लेंगे, इसलिए मैं एप्लीकेशन कैसे दे दूं। ये सब नियम अपने पास रखिए आप, मेरी तो नौकरी का सवाल है। अगर आपने कल सुबह तक चेक नहीं लिया, एप्लीकेशन नहीं दी, तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी। इस गवर्नर को आप जानते नहीं, ये बहुत सख्त अफसर है, इसलिए मेरे ऊपर रहम कीजिए और कल एप्लीकेशन जरूर आ जानी चाहिए। वापस आए, हमने दादी जी से, रविवार भाई साहब से बात की, तो हमने कहा भाई ये तो गवर्नर का मामला है, और चन्ना रेड्डी इज ए वेरी टफ एडमिनिस्ट्रेटर, और हमारे राजस्थान का टॉप मैन है, आजकल तो सारी सरकार का मालिक है वो, इसलिए उसकी बात को रिफ्यूज करना इतना आसान नहीं है, चलो दादी के पास चलते हैं। तो दादी जी के पास गए, और दादी ने कहा ऐसा करो, बड़े प्यार से दादी ने सारी बात सुनी कि अच्छा तो बहुत गुस्सा करेगा नहीं लेंगे तो, ठीक है दादी उसको समझा देगी, आप उसको निमंत्रण दो कि वो चाय के लिए पीस पार्क में विजिट करने आए। दादी कल शाम को उसको चाय पर आमंत्रित कर रही है, ऐसा जाके गवर्नर को बोल के आओ। और चेहरे पर वैसे ही शालीनता, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कुछ नहीं कि वो नाराज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। चीफ वर्सेस चीफ तो फिर एक अलग चीज होती है। यार पहुंचे हम लोग, गवर्नर साहब को निमंत्रण दिया, उसने मुस्कुरा के देखा, समझ गया वो
कि उन्होंने एप्लीकेशन तो दी नहीं है, ये डोनेशन तो लेने वाले नहीं है, मैं भी जरा इनकी अच्छी तरह से इंटरव्यू लेता हूं। और शाम को चाय पर गवर्नर साहब को बुलाया गया। गवर्नर को पहले से ही मालूम था कि आज की डिस्कशन बहुत डिफिकल्ट डिस्कशन हो सकती है, तो उसने अपने कलेक्टर को, कमिश्नर को, सबको बुलाया, एसपी को भी बुलाया, कलेक्टर को भी बुलाया और कमिश्नर को भी बुलाया कि तुम भी सब चलो मेरे साथ चाय पीने के लिए। तो सब लोग आ गए और हम लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि आए देखें दादी जी हमारे इस गवर्नर साहब को कैसे समझाती हैं। जो बहादुर लोग होते हैं वो हर परिस्थिति में दे कीप काम एंड कूल, और बड़े से बड़े निर्णय को बड़े प्यार से ले लेते हैं। तो बैठे, अब दादी को नहीं बताते क्या क्या पूछ सकता है, तो बैठे दादी ने कहा बड़े प्यार से, देखो मीठे भाई, तुम गवर्नर भाई आए हो, तुम्हारे आने से कितनी सेवा होती है। आज देखो तुम्हारे साथ एक कलेक्टर भाई भी आ गया, हमारा एसपी भी आ गया, हमारा कमिश्नर भी आ गया, इन सब आत्माओं की सेवा हो रही है। तो वो मुस्कुराता रहा, हाँ हाँ वो तो होती है गवर्नर होना में दादी, मगर दादी आज तो मैं आपसे गवर्नर की तरह कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूं। दादी ने कहा हाँ पूछो पूछो भाई, क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा देखिए दादी जी, कल आपने मुझे, परसों 2 दिन पहले की बात थी, भूमि पूजन मेरे से करवाया और एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप रेज करने वाले हैं। आपको ये मालूम है इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होगा? दादी ने बड़े प्यार से देखा, हाँ मैंने अपने भाई बहनों से पूछा है, कम से कम 10 करोड़ तो खर्चा होगा ही। कहते कलेक्टर नोट डाउन, शी नोज व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो लिखता गया वो। अच्छा दादी आप कितने साल में ये बनाएंगी अपना प्रोजेक्ट? ये 2.5-3 साल में तो जरूर बना लेंगे, ये भी विचार निकला हमारा आपस में। शी हैज फिक्स्ड अप टाइम बाउंड प्रोजेक्ट। वो लिखता जा रहा था कलेक्टर, शी हैज नेवर बीन टू ए कॉलेज बट शी हैज नेवर सीन ए कॉलेज बट शी इज अ वेरी गुड प्लानर एंड सी हाउ व्हाट इज हर विजडम। इसकी बुद्धिमत्ता देखो कि किस प्रकार से मेरे प्रश्नों का उत्तर देती हैं। अच्छा दादी रोज का कितना खर्चा हो जाएगा आपको मालूम है? मैं धीरे धीरे अपनी बात पर आना चाहता था कि आप मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहे। तो दादी ने कहा हाँ रोज का खर्चा भी मैंने पता किया है, मेरे भाई बहनों ने बताया कि रोज करीब 1.5 लाख रुपए रोज का खर्चा होगा। यू नो शी नोज व्हाट इज द डेली कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर कहते हैं अच्छा दादी अब मैं थोड़ी आपको एक भेद की बात बताने वाला हूं। मैं थोड़ा इंटेलिजेंस में ज्यादा विश्वास रखता हूं। मैंने अपने आईजी इंटेलिजेंस से पता कराया है कि आपके बैंक अकाउंट में इस समय 35 लाख रुपया है और आप 10 करोड़ से ज्यादा का एक प्रोजेक्ट बनाने वाली। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट चलाए हैं, लेकिन अगर 10% पैसा हाथ में ना हो तो कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता, आप उसको पूरा नहीं कर सकते। ने कहा अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर आपके पास तो सिर्फ 3% ही पैसा है, जब 10% पैसा है ही नहीं तो आप प्रोजेक्ट शुरू कैसे करेंगे, और शुरू करेंगे तो कामयाब होने वाला नहीं है। और आपने मेरी डोनेशन भी मना कर दी है। उसको तो ये लग रहा था कि मैंने 5 लाख रुपया डिक्लेयर किया, इसने लिया क्यों नहीं मेरे से। और दादी ने कहा देखो मेरे भाई, हमारा नियम है, हमें बाबा ने सिखाया कि जो बच्चे बाबा के बच्चे बनते हैं, सेवा लेते हैं, उनसे ही हम लोग सहयोग लेते हैं। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलर मेंबर्स इज आवर रूल। प्लस हमको अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। तो गवर्नर ने कहा फिर ये आएगा कहां से पैसा, ऊपर से गिरेगा, विदेश से आएगा, क्या करेंगे आप? कि देखिए ऊपर से तो कुछ गिरता नहीं और विदेश से मैं कोई बड़ी एड लेने वाली नहीं, मुझे तो मेरे भारतवासी के भाई बहनों से ही मिलकर के इसको बनाना है। तो फिर बनाएंगे कैसे आप? तो दादी ने कहा अब तूने गवर्नर भाई सारे गवर्नर के सवाल पूछ लिए, तो मेरा स्टूडेंट भी है ना और मेरा भाई भी है। अब दादी खुल के बात करे, क्या दादी क्यों नहीं, आप तो मेरी मां जैसी, आप जो कहेंगी मैं सुनूंगा, और मैं तो आपका स्टूडेंट भी हूं, आप निश्चिंत होकर बोलिए। अब दादी ने बड़े प्यार से उसको दृष्टि दी और कहा देखो कल तुमने वो जो भूमि पूजन किया ना, वो 5 डाल के मेटल्स दादी ने आपको दिए थे और आपने भूमि पूजन कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने दादी को खरीद लिया कि कल से प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए, कि नहीं नहीं ऐसी भी बात नहीं। आप बताइए आप करेंगे क्या? दादी 3 महीने कुछ नहीं करने वाली मेरे भाई, 3 महीने कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है 3 महीने बाद क्या होगा? कि हमने ऐसा सोचा है कि हम सब भाई बहनों को हमने आपस में एक विचार दिया है। अब वो चूंकि इंग्लिश ज्यादा समझता था, दादी सुन रही थी कि इंग्लिश में उसको बोलता है कलेक्टर को, दादी ने कहा हमने ये निर्णय लिया ईच वन ईच डे ईच रूपी कम से कम, यानी हर रोज हर भाई बहन 1 रुपया
डालेगा भंडारी में, कम से कम 1 रुपया डालेगा और उससे ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो फिर उसके लिए आपने क्या सोचा है कि दादी एक भंडारी रखने वाली सभी सेंटर्स में, और उस भंडारी में सब भाई बहन 1-1 रुपया डालेंगे। फिर तो उससे जो पैसा आएगा उससे हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो ये 3 महीने आपने ऐसा क्यों रखा कि देखो मान लिया 60% लोग भी पैसा डालते हैं, 3 लाख मेरे पास विद्यार्थी हैं, तो अगर 60% लोग डालेंगे, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, 60% डालेंगे तो कितना रोज हो जाएगा? तो उसने कहा दादी आप बताइए ना, वो बैठा है ना आपका कलेक्टर, उसको पूछो कितना रोज आ जाएगा। तो उसने फटाफट कैलकुलेटर निकाला, सर 1,60,000 रुपीज पर डे, 1,60,000 रुपये आ जाएगा हर रोज का। महीने भर में कितना आ जाएगा कि महीने में 50 लाख करीब हो जाएगा। तो दादी ने कहा देखो अभी भंडारी दादी रखेगी, फिर 1 महीना लोग डालेंगे, फिर उसको 1 महीना लगेगा आने में, तो 2 महीने बाद दादी को पता लगेगा कि सचमुच 50 लाख रुपए आ गया। तो फिर कहते तीसरा महीना आपने क्यों बोला है कि 1 महीना डालें और दूसरे महीने नहीं डालें? तो इसलिए दादी 2 महीने लगातार देखेंगे। अब उसने सोचा कि दादी इतना जमीन पर जीती है, शी इज सो रियलिस्टिक। ही सेज नोट डाउन कलेक्टर, शी हैज एंश्योर्ड हाउ टू बिल्ड अप फंड्स, शी हैज ऑल्सो एंश्योर्ड दैट द मनी इज इन द पाइपलाइन फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड देन शी इज गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। फिर दादी क्या होगा 3 महीने बाद? अच्छा बताओ अपने कलेक्टर को पूछो कि 3 महीने के बाद मेरे पास कितना पैसा होगा? तो बोला सर 2 महीने की कलेक्शन होगी 1 करोड़ तो होगा ही, और बैंक में कितना है कि 35 लाख, तो हो गया 10%। आपने ही कहा ना कि 10% जब तक नहीं हो तब तक शुरू नहीं करना। अभी तो आपने ताली बजा दी दादी की बुद्धिमत्ता पर, लेकिन आगे देखिए और दादी किसे कहते हैं। तो कहता ये तो बहुत जोरदार प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्लान है। अच्छा दादी मैं एक बात कहूं? कि हाँ कहिए। मैं भी आपका स्टूडेंट हूं ना, आप मेरी डोनेशन तो ले नहीं रहे, सरकारी डोनेशन तो आपने मना कर दी, लेकिन क्या मैं 1 रुपया हर रोज के हिसाब से भंडारी में डालने के लिए आऊं? वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आता हूं तो 1,000 रुपये का तो डीजल ही फूक जाता है गाड़ियों का। मैं महीने के महीने आपको 30 रुपया भेज दूं तो दादी ने बड़े प्यार से उसको दृष्टि दी, और जो दृष्टि थी उसमें कुछ भेद था समाया हुआ। मैं बहुत ध्यान से देख रहा था। मैंने कहा देखिए भी दादी क्या बोलती। दादी ने कहा अच्छा, दादी ने क्या बोला? हम कैसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? कि आपने बोला ना दादी ईच वन ईच डे ईच रूपी। हाँ हाँ वो तो आपने सुना, लेकिन वो बाद में एक और शब्द दादी ने बोला था, ईच वन ईच डे ईच रूपी, कम से कम। भाई तेरी तनख्वाह कितनी है? उन दिनों गवर्नर की तनख्वाह 10,000 होती थी, आजकल तो 1 लाख रुपया होती है। तो जैसे ही दादी ने पूछा उस बेचारे का चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा फटाफट कॉफी लाओ, कॉफी, गवर्नर साहब कॉफी पिलाओ। फटाफट चाय टोली आ गई, कॉफी आ गई, सबने आराम से कॉफी चाय पिया, खूब हंसते बहलते वो मीटिंग पूरी हुई और गवर्नर साहब वहां से रवाना हुए 10 मिनट के बाद। देखिए अपने प्रिंसिपल से अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करते तो आप बहुत बड़ा टास्क बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट का ये टर्म है, इफ यू डोंट कंप्रोमाइज विद योर प्रिंसिपल्स you can and you maintain your values, you can do very difficult jobs in a very easy manner। और दूसरे का दिल आप जीत करके उसको अपनी टीम का मेंबर कैसे बनाते हैं। तो दादी ने उसको बड़े प्यार से मां की तरह समझा के पहले कैलकुलेटिव बात की, और फिर ये कहा कि जब तुम इन्वॉल्व भी होना चाहते हो स्टूडेंट की तरह तो फिर अच्छी तरह दिल से हो, ये 1 रुपया देने का क्या मतलब है। इतना कह के उसको घर भेज दिया। ठीक 10 मिनट के बाद हम लोग पांडव भवन पहुंचे, वो राजभवन पहुंचे। 10 मिनट के बाद उनका एडीसी आता है, इंडियन आर्मी का कैप्टन था एक। तो आते कहते सर आई वांट टू मीट दादी जी। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि मिलिट्री ऑफिसर्स का आपस में रिगार्ड होता है। मैंने कहा मुझे बताओ ना क्या काम है। नो 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 नो, हिज एक्सीलेंसी हैज डिजायर्ड आई विल ओनली टॉक टू दादी जी। कि ठीक है भाई, आपको अगर गवर्नर साहब का आदेश है दादी को ही मिलना। तो मैं अंदर गया, दादी से पूछा दादी जी वो एडी साहब आए, वो मिलना चाहते हैं। हाँ ले आओ एडीसी भाई को ले आओ। तो जैसे उसके अंदर लेके गए बड़े प्यार से दादी ने उसको दृष्टि दी और पूछा हाँ एडीसी भाई बोलो भाई हमारे गवर्नर भाई ने क्या संदेश भेजा है। तो उसने जेब से एक लिफाफा निकाला, पेडे था, 30 मार्च की बात है ये, और उस लिफाफे में 10,000 रुपए थे, 100 के 100 नोट बिल्कुल ब्रांड न्यू। और उसने वो निकाल करके दादी के आगे रखा और कहा दादी जी गवर्नर साहब ने कहा है ये मेरी पहली भेंट है, अब आप ताली बजा सकते हैं। यानी उस भाई को जिसको ये गुमान था कि मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूं और ये मना करने वाले कौन है,
उसका गुमान भी उतार दिया, उसको निर्माण भी बना दिया, और दादी ने अपने प्रिंसिपल्स को मेंटेन करते हुए एज ए स्टूडेंट उससे कंट्रीब्यूशन ली, लेकिन दिल से उसको मोटिवेट भी किया कि जब तुमको एज ए स्टूडेंट करना जितना मर्जी करो ना भाई, 1 रुपये पर डे क्या होता है। और उस भाई ने तुरंत आकर पहली किश्त में 10,000 रुपये दिए। उस जमाने में 10,000 रुपये बहुत होते थे। कहने का भाव है जो रियल लीडर्स होते हैं, जो साहसी लोग होते हैं और अपने आप में संतुष्ट रहने वाले। दादी वॉज ऑलवेज कंटेंटेड विद इन हर सेल्फ एंड शी वॉज द मोस्ट करेजियस लेडी आई एवर कम अक्रॉस। उनका जीवन किस प्रकार साहस के बल पर चलता है और बड़े बड़े लोग उनके सामने कैसे नतमस्तक हो जाते हैं। सिर्फ नतमस्तक ही नहीं होते, अपना सहयोग देने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। इस प्रकार से जिस व्यक्ति में साहस और संतुष्टता का गुण हो, उसमें सभी गुण स्वतः ही समाये होते हैं और सब प्रकार का सहयोग उनको सहज रूप में सारे समाज से मिलता है और वो संसार को एक नई दिशा दिखाने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करने का उनका बहुत सुंदर रोल इमर्ज होना शुरू हो जाता है। तो आप सभी आत्माएं महाराष्ट्र से अधिकतर आए हैं, कुछ और भी पार्टी में आए होंगे। सभी सदा संतुष्ट आत्माएं बने, सदा साहसी बने और अपने जीवन में हर कदम पर आपको सफलता प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।